सत्ता में सबसे पहले आज हम ईरान में हुए उसी क्रैश कांड की बात कर रहे हैं जिसने ईरान की सत्ता में सबसे बड़ा तूफान ला दिया है। हेलीकॉप्टर क्रैश की इन तस्वीरों के साथ ये वो लास्ट तस्वीरें हैं जो रईसी की अपनी टीम के साथ देखी गई थी चॉपर में जब वो उड़ान भर रहे थे उस कार्यक्रम के लिए। उसके बाद क्या हुआ वो तस्वीरें बड़ी ही खतरनाक हैं। सोचिए, एक देश के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और उसके साथ राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और सर्वोच्च नेता खमेनेई के दायां हाथ और उसके साथ एक और IRGC यानी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प के सबसे बड़े कमांडर एक साथ एक ही चॉपर में कई अधिकारियों के साथ 19 मई की सुबह अजरबैजान जाते हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव के साथ मुलाकात करते हैं, एक बांध के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और लौटते वक्त काफिले के 3 हेलीकॉप्टर में से एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और इसमें सवार सभी 9 लोगों की मौत हो जाती है। यह ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत की वो कहानी है जो पिछले कई घंटों से आप सुन रहे हैं। लेकिन सवाल है, सच्चाई क्या है? यह सिर्फ हादसा है या हत्या है? आपको हम ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का यह आखिरी वीडियो दिखा रहे हैं। प्ले करिए यहां पर आखिरी वीडियो जब वो हेलीकॉप्टर में सवार थे। यह है वो वीडियो, यह हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से कुछ देर पहले की तस्वीर है। इसके बाद रईसी की मौत की खबर आई और जंगल में बिखरे शव और मलबे की तस्वीरें सामने आई। इस कहानी में इंटरनेशनल और इंटरनल दोनों तरह के षड्यंत्र वाला एंगल है। सत्ता में आज रईसी की मौत पर उठ रहे सभी सवालों की चर्चा करेंगे। इस डेथ मिस्ट्री पर सत्ता में हमने 5 प्रश्नों वाली कुंजी तैयार की है। पहले उसकी चर्चा करते हैं, उसके बाद बारी बारी से एक एक सवाल के जवाब को आपके सामने रखेंगे। ये आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी खबर है जिस पर सत्ता की कुंजी में एक एक फैक्ट, एक एक परत को सामने लेकर आएंगे हम। पहला और सबसे गंभीर सवाल, पहला और सबसे गंभीर सवाल, आखिर रईसी की मौत के पीछे परमाणु राज कौन से हैं? परमाणु राज कौन से हैं? बार बार इस क्रैश कांड में अमेरिका या इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम क्यों आ रहा? अमेरिका और मोसाद का नाम क्यों आ रहा? इसकी पूरी जानकारी अब से कुछ क्षणों में। सवाल नंबर 2 जिसमें साजिश वाला एंगल है। रईसी के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर, लेकिन सिर्फ वही हाई प्रोफाइल हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें राष्ट्रपति रईसी मौजूद थे, फॉरेन मिनिस्टर मौजूद थे, खमेनेई के दायां हाथ मौजूद थे, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के सबसे बड़े कमांडर मौजूद थे। नोट करने वाली बात यह भी है कि यह हेलीकॉप्टर अमेरिका का था, अमेरिकी हेलीकॉप्टर था। रईसी की मौत की खबर आने के बाद ईरान की परमाणु शक्ति वाला बयान भी ट्रेंड हो रहा है। यह तो सबको पता है कि ईरान परमाणु तैयारी कर रहा है, लेकिन अगले 7 दिनों में ईरान परमाणु शक्ति बनने वाला था। तो सवाल है कि क्या आक्रामक परमाणु कार्यक्रम रईसी की मौत की वजह बना? अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो यह मामला और इत्तेफाक बेहद गंभीर है। रईसी की मौत में अंदरूनी षड्यंत्र वाला एंगल भी कम गंभीर नहीं है। कहा जा रहा है कि ईरान में सुप्रीम लीडर के उत्तराधिकारी बनने की रेस में शामिल होने के कारण रईसी की जान गई। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई के बेटे मुज्तबा और रईसी के बीच उत्तराधिकार को लेकर कलेश था। खबर तो यह है कि खमेनेई के बाद रईसी उनकी गद्दी पर बैठने वाले थे, ऐसी चर्चा थी। और रईसी के विमान में वो भी थे जो कि दायां हाथ थे खमेनेई के। और फिर इजराइल युद्ध के बीच रईसी की मौत, क्योंकि इस चॉपर में वो इंसान भी था जिसने इजराइल युद्ध के दौरान पूरी दुनिया में हमास का झंडा बुलंद किया है, और वो थे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर। अपने आप में ये कई सवालों को जन्म दे रही है, क्योंकि दुनिया जानती है कि इस युद्ध के बाद से पश्चिमी देशों के साथ ईरान के रिश्ते तल्ख हो गए थे और इस तनाव में रईसी की मुख्य भूमिका थी। और मुख्य भूमिका में थे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो कि यूएन में ईरान की बात रखकर आए थे कुछ हफ्ते पहले, और वो भी इस चॉपर में मौजूद थे। अब आपको बता दें कि आखिर हेलीकॉप्टर क्रैश को षड्यंत्र क्यों कहा जा रहा है, रईसी की मौत को हत्या क्यों बताया जा रहा है। 5 थ्योरी, आपको ऐसे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे उस 5 थ्योरी में। पहली थ्योरी, ध्यान से देखिएगा, नंबर 1,
राष्ट्रपति के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे। ध्यान से देखें, कैसे 3 हेलीकॉप्टर में सिर्फ रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जबकि 2 हेलीकॉप्टर को कुछ नहीं हुआ। क्या राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर बाकी के 2 हेलीकॉप्टर के संपर्क में नहीं था? क्या राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर ने बाकी के 2 हेलीकॉप्टर से अलग रूट ले लिया था? आखिर क्यों 3 में से एक ही हेलीकॉप्टर में ईरान के सभी वीवीआईपी बैठे थे? इन सवालों के जवाब ईरान के टॉप अधिकारियों के पास भी नहीं है। दूसरी थ्योरी, खराब मौसम के बावजूद पायलट ने आगे बढ़ने का फैसला क्यों किया? यह पूछा जा रहा है। क्या खराब मौसम का फायदा उठाकर रईसी के हेलीकॉप्टर पर हमला संभव है? और क्या ऐसा हुआ भी? और खराब मौसम की चपेट में बाकी 2 हेलीकॉप्टर क्यों नहीं है? थ्योरी नंबर 3, इसमें और ज्यादा चिंगारियां हैं। कहा जा रहा है कि ईरानी कमांडर सुलेमानी की मौत के बाद ईरानी विद्रोही गुट रईसी से नाराज था। आशंका है कि क्या ईरानी विद्रोही गुट रईसी के खिलाफ साजिश रच सकता है? ये इसी साजिश का अंजाम था, यह भी जांच का विषय है। थ्योरी नंबर 4 के तहत यह माना जा रहा है कि अजरबैजान में मोसाद का बहुत ही खुफिया और मारक नेटवर्क, और रईसी अजरबैजान के दौरे पर ही गए थे। ऐसे में आशंका है कि क्या क्रैश के पीछे मोसाद का हाथ हो सकता है? क्या ऐसी संभावना है कि विमान चॉपर क्रैश बाद में करता है लेकिन एक्सप्लोजन उसमें पहले हुआ हो? सोचिए। थ्योरी नंबर 5 में युद्ध वाले सवाल हैं। यूक्रेन ईरान के कामिकाजी ड्रोन से परेशान था। यह सवाल भी उठ रहा है कि रईसी की मौत वाली साजिश में यूक्रेनी खुफिया सर्विस शामिल है। इन सभी थ्योरीज का आधार अब तक की जानकारी, बयानबाजी और क्रैश साइट से आई तस्वीरें हैं। चाहे परमाणु कार्यक्रम की बात हो, चाहे परमाणु कार्यक्रम की बात हो, इजराइल हमास युद्ध की बात हो, या फिर वर्चस्व वाले संघर्ष की बात हो, अमेरिका और ईरान के रिश्ते हमेशा से तनावपूर्ण, तल्ख, चिंताजनक रहे। ऐसे संबंध होने के बावजूद आपको बता दें कि जिस हेलीकॉप्टर से रईसी सफर कर रहे थे वो अमेरिका का हेलीकॉप्टर है। इसे ईरान ने अमेरिका से खरीदा था। सवाल है कि क्या यह भी एक साजिश का हिस्सा है? हेलीकॉप्टर का नाम है बेल 412। ये 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर है। अमेरिका से लिया गया था लेकिन इसका अपग्रेडेशन नहीं हुआ। इस पर बैन की वजह से कल पुर्जे भी नहीं मिल रहे थे। आपको बता दें कि बेल 212 हेलीकॉप्टर वियतनाम युद्ध में इस्तेमाल हुए UH-1N ट्विन की तरह ही है, यानी हेलीकॉप्टर है, यात्री हेलीकॉप्टर। यह हेलीकॉप्टर सरकार और निजी दोनों ऑपरेटर्स की ओर से इस्तेमाल किया जाता है। यह 1960 के दौर में कनाडा की सेना के लिए बनाया गया था। इस हेलीकॉप्टर को अमेरिकी कंपनी बेल टेक्सट्रॉन बनाती है। कंपनी का मुख्यालय टेक्सास में। अमेरिका में इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल फायर विभाग और कानूनी एजेंसियां करती हैं। थाईलैंड में नेशनल पुलिस भी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है। फ्लाइट ग्लोबल की 2024 की वर्ल्ड एयरफोर्स डायरेक्टरी के मुताबिक ईरान की वायुसेना और नेवी के पास ऐसे 10 हेलीकॉप्टर हैं। हालांकि अमेरिका की ओर से किसी भी तरह की साजिश से इनकार किया जा रहा है। फिलहाल ईरान में बड़ी राजनीतिक हलचल है। ईरान की सरकार ने राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई। देश के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबेर ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान रईसी को श्रद्धांजलि देने के लिए उस सीट को खाली रखा गया जहां वो बैठते थे। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयतुल्ला खमेनी ने राष्ट्रपति रईसी की मौत पर देश में 5 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। रईसी की मौत के बाद ईरान के शेयर मार्केट में कारोबार रोक दिया गया। रईसी की मौत की चर्चा कैसे पूरी दुनिया में हो रही है, 100 सेकंड की इस न्यूज रील में देखिए। रईसी की मौत पर सबसे विस्फोटक सवाल परमाणु बम वाला है। संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर निगरानी एजेंसी IAEA के डायरेक्टर राफेल ग्रोसी ने दावा किया है कि ईरान सिर्फ 7 दिन में एटमी शक्ति बनने वाला था। ईरान के पास 18 गुना ज्यादा बेहतर क्वालिटी के यूरेनियम का भंडार था। 90% क्वालिटी वाले यूरेनियम का भी भंडार था। आपको बता दें कि एटम बम बनाने के लिए 90% क्वालिटी वाला यूरेनियम जरूरी होता है। तो सवाल है, क्या रईसी की परमाणु तैयारी उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गई? इस वक्त इजराइल और हमास का युद्ध भी चल रहा है। ऐसे में आपको ईरान के 2 दुश्मनों से मिलवाते हैं जिन्हें ईरान की बढ़ती परमाणु शक्ति की चिंता सता रही थी। पहला दुश्मन है अमेरिका। रईसी ईरान के पहले राष्ट्रपति थे जिन पर अमेरिका ने बैन लगाया था। सैंक्शंस थे बहुत बड़े। अमेरिका से नाराजगी की एक वजह यह हो सकती है। दूसरी वजह है ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध की वजह से तनाव, जो अक्सर बयानों और दावों में दिखता रहता था। दूसरे दुश्मन का नाम है इजराइल। इसकी नाराजगी की पहली वजह है गाजा युद्ध के कारण दोनों में तनाव। दूसरी वजह है सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले के बाद तनाव और बढ़ा। तीसरी वजह है ईरान के दूतावास पर हमले के बदले इजराइल पर अटैक। हालांकि साजिश किसकी है पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन हालात तनावपूर्ण थे।
ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा है। जिस तरह से ईरान के राष्ट्रपति पिछले कुछ महीनों से आगे एक्टिव हो रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज़ के खिलाफ, खास करके अमेरिका और इजराइल के खिलाफ उनकी जग जाहिर दुश्मनी रही है, तो इसमें किसी तरह की साजिश की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है कि कौन सी इसमें सिक्योरिटी एजेंसीज़ या जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने इसमें इस काम को अंजाम दिया है। ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी पायलट की और मौसम की, मैं नहीं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा आज के ज़माने में इस तरह के उसमें इसको हुआ होगा। बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटीज़ है हादसे की, या किसी तरह का सेबोटाज अगर हुआ है तो इंटरनल सेबोटाज अगर सिस्टम में जो मैंने बताया उसमें किसी फॉरेन एजेंसीज उसमें इन्वॉल्व हो गए, आप उसको वो नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते हैं। रईसी से बहुत लोग खुश नहीं थे, जिस तरह से वहां पर यूथ के साथ आप देख ही रहे थे, इजाफ का जो मूवमेंट चल रहा था और बहुत जनता त्रस्त थी। आज ही यूके के अंदर जो ईरानियन विमेन्स हैं वो सेलिब्रेट कर रही हैं। ईरान वाज एट वॉर विद इजराइल। इसको एलिमिनेट करने के लिए एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। एक बहुत बड़ी बात यह है कि ईरान का जो नेचर है, ईरान की जो सोच है, वो इन्वेस्टिगेशन और रिएक्शन दोनों में बहुत समय लेता है। लेकिन जब वो समय लेने के बाद किसी फैसले पर आता है तो फैसले बहुत कठिन होते हैं और बहुत खतरनाक भी। रईसी की मौत का सच जो भी हो, लेकिन यह भी एक सच है कि पिछले कुछ वर्षों में ईरान के टॉप अधिकारियों, नेताओं और कमांडर्स को निपटाया गया। इसकी पूरी कहानी और तारीखों वाली टाइमलाइन है जो कहीं ना कहीं पश्चिम की साजिश की तरफ इशारा करती है। पहला नाम ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल कासिम सुलेमानी, जिनको हिजबुल्ला, हमास और हूती का कहा जाता है कि सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है। जनवरी 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में सुलेमानी की मौत हुई। इसका श्रेय लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके बाद ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की नवंबर 2020 में रिमोट कंट्रोल्ड मशीन गन से हत्या हुई थी। दिसंबर 2023 में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जनरल रजी मोसवी की दमिश्क में हुई इजरायली मिसाइल हमले में हत्या हुई। कुद्दस फोर्ट के सीनियर कमांडर मोहम्मद रजा जाहेदी अप्रैल 2024 में सीरियाई दूतावास में इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए। और अब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 19 मई 2024 को हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मौत होती है। कई एक्सपर्ट्स इसे साजिश के तहत की गई हत्या कह रहे हैं। हालांकि अंतिम सत्य क्या है यह कहा नहीं जा सकता है। और इसी के साथ इसी घटनाक्रम में उनके सबसे अभी तक के पावरफुल फॉरेन मिनिस्टर की भी मौत हो गई। पिछले कुछ वर्षों में ईरान अमेरिका, ब्रिटेन जैसे ताकतवर देशों को टक्कर दे रहा था। कई मुद्दों पर विरोध में खड़ा था। इसकी वजह रईसी की कूटनीति और बड़े फैसलों को माना जा रहा था। 63 वर्षीय रईसी के राज में ईरान को एससीओ की फुल टाइम सदस्यता मिली, ब्रिक्स की सदस्यता मिली। ईरान के अरब अफ्रीकी देशों से संबंध मजबूत हुए। प्रतिबंध के बावजूद तेल उत्पादन बढ़ा। इतना ही नहीं, रूस से आर्थिक सामरिक संबंध मजबूत हुए। तो सवाल है कि क्या रईसी की ऐसी ही राजनीति और कूटनीति ने कई देशों का दुश्मन बना दिया? और इस दुश्मनी का अंजाम हेलीकॉप्टर क्रैश वाली मौत के रूप में दुनिया के सामने आया। वैसे आपको बता दें कि ये वही रईसी हैं जिन्हें तेहरान का कसाई कहा जाता है, बुचर ऑफ तेहरान। इसकी कहानी कुछ यूं है कि रईसी 1988 में ईरान की खुफिया ट्राइब्यूनल के सदस्य बन गए थे, जिसे डेथ कमेटी कहा जाता था। उस दौरान उन्होंने 5000 नेताओं को देशद्रोही साबित करवाया था। जिसने अपने आप को मुजाहिदीन कहा, उसे मौत की सजा दे दी गई। इन सभी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में जब रईसी ने 1988 में की सामूहिक फांसी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। इब्राहिम रईसी की छवि हमेशा से कट्टर रही। रईसी की मौत में इंटरनेशनल के साथ इंटरनल षड्यंत्र वाली थ्योरी भी है।
कोई तो वजह होगी ना कि जैसे ही रईसी का विमान क्रैश करता है एकाएक ईरान में पटाखे फूटने लगते हैं। तेहरान वहां पर जबरदस्त आतिशबाजी होने लगती है। इंटरनल साजिश जिसमें कई तरीके के सवाल खड़े। ईरान के अंदर चल रही राजनीतिक लड़ाई वाली कहानी है। फिलहाल ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर वहां के कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। ईरानी संविधान के मुताबिक 50 दिन के अंदर चुनाव होगा। रईसी की मौत के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनी ने राष्ट्र के नाम संदेश जारी किया। उन्होंने 5 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया और यह भी बताया कि एक बुरे हादसे ने हमसे रईसी को छीन लिया। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में सिर्फ वही नहीं होता है जो ऑन कैमरा होता है। ईरान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो खमेनी रईसी की मौत पर दुख जता रहे हैं, उनको लेकर यह भी दावा किया गया है कि खमेनी परिवार और रईसी के बीच सुप्रीम लीडर वाला कलेश चल रहा था। खमेनी के बेटे की महत्वाकांक्षा सुप्रीम लीडर बनने की थी, जबकि रईसी खुद सुप्रीम लीडर बनना चाहते हैं। मतलब ये उत्तराधिकारी वाला संघर्ष है। सवाल है कि क्या ईरान के अंदरूनी राजनीति की वजह से हत्या हुई? सवाल यह भी है कि क्या सुप्रीम लीडर की रेस में होने की वजह से रईसी किसी के निशाने पर थे? क्योंकि रईसी और खमेनी के बेटे मुज्तबा सुप्रीम लीडर बनने की रेस में थे। रईसी की मौत से मुज्तबा खमेनी का उत्तराधिकारी बनने का रास्ता साफ हो गया है, यानी सीधा फायदा मुज्तबा खमेनी को हुआ है। इस खबर का बहुत बड़ा असर होगा जो हमें ग्लोबल सत्ता पर साफ दिखाई देगा। इसीलिए हम इस खबर को आगे भी ट्रैक करते रहेंगे।